हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और धातु एवं अधातु चैप्टर से संबंधित पिछले 6 वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। और आज का जो यह वाला क्लास है, इस चैप्टर का 7वां क्लास है, यानी कि 7वां पार्ट वीडियो है। और आज के इस वीडियो में आपका यह चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी प्रश्न बताएंगे, काफ़ी छोटा प्रश्न होगा, यानी कि बहुत छोटे छोटे प्रश्न होंगे, लेकिन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही बड़ा प्रश्न होगा, यानी कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो प्रश्न को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर मिलने के बाद ही आपका 100 नंबर पूरा होता है। इसलिए आप लोग 1 नंबर का भी उतना ही वैल्यू देंगे जितना कि आप लोग 5 नंबर वाले प्रश्न का वैल्यू देते हैं। तो इसलिए आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेट होकर के समझिएगा, और हम भी बहुत ही बारीकी के साथ आपको एक एक प्रश्न का उत्तर समझाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि धातुओं का शुद्धिकरण क्यों किया जाता है और धातुओं का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। अभी तक हम आपको बहुत सारे धातु के बारे में बताए हैं, अयस्क के बारे में बताए हैं, खनिज के बारे में बताए हैं, लेकिन जितने सारे भी धातु के बारे में हम आपको बताए, जैसे तांबा हो गया, टीन हो गया, सीसा हो गया, सोना हो गया, क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया, निकेल हो गया, यानी कि बहुत सारे धातु के बारे में बताए। और यह जितने सारे भी धातु हैं सब शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि सब धातु अशुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि इनको शुद्ध करना पड़ता है। तो कैसे शुद्ध किया जाता है, इसी के बारे में आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे। और इसके बाद भी बहुत सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे जो आपके परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, और आज यह फाइनली आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि धातुओं का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर साफ तौर से लिखा गया है कि ऊपर में जितने भी धातु प्राप्त किए गए हैं, यानी कहने का मतलब कि अभी तक इस चैप्टर में हम आपको जितने सारे भी धातु के बारे में बताए हैं वे सब पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं। अभी हम आपको बताएं कि सभी धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं। इसे शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघटनी क्या होता है, इसके बारे में हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि अगर विद्युत धारा का प्रवाह यदि हम लोग किसी विलयन से करते हैं और वह शुद्ध हो जाता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी विधि बोलते हैं। इसके बारे में हम आपको बताए थे पिछले क्लास में। जैसे एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग होता है, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसी को हम लोग विद्युत अपघटनी बोलते हैं। यदि विद्युत अपघटनी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसके पिछला वाला क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि सभी धातुएं शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इसे शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग किया जाता है, और इस विधि की सहायता से तांबा को, टीन को, सीसा को, सोना को, जिंक को, क्रोमियम को और निकेल जैसे धातुओं को शुद्ध किया जाता है। यानी कि विद्युत अपघटनी विधि से कौन कौन से धातु को शुद्ध किया जा सकता है, तो सभी धातु का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि तांबा हो गया, टीन हो गया, सीसा हो गया, सोना हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, यानी कि यह सभी धातु को शुद्ध कर सकते हैं हम लोग विद्युत अपघटनी विधि से। अब आप लोग यहां पर समझिए कि किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। तो कह रहा है कि इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं एवं शुद्ध धातु का कैथोड लिया जाता है। ध्यान से आप लोग समझिएगा, जो अशुद्ध धातु होता है उसका एनोड लिया जाता है और जो शुद्ध धातु होता है उसका कैथोड लिया जाता है। और इसके पात्र में लवण विलयन होते हैं, यानी कि कैथोड और एनोड दोनों को एक पात्र में डाला जाता है और उस पात्र में लवण का विलयन होता है, यानी कि लवण का घोल होता है, जो कि विद्युत अपघटन का कार्य करते हैं। और जब इसके परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है, यानी कि शुद्ध धातु का जो हम लोग कैथोड लिए और अशुद्ध धातु का जो एनोड लिए, यदि दोनों में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, इसके बारे में आप लोग जरा ध्यान से यहां पर समझिए। तो जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो मोटा वाला अशुद्ध क्षण जो होता है वह पिघलने लगता है। ध्यान रखिएगा, जो मोटा वाला अशुद्ध क्षण होता है वह पिघलने लगता है और उसमें से पिघला हुआ शुद्ध धातु
धातु पतले वाले क्षण पर आकर के जमा हो जाता है, जैसा कि नीचे के चित्र में दिखाया गया है। यदि आप लोग इस प्रकार से चित्र बनाते हैं तो फिर आपको पूरा नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक बीकर हम ले लिए और बीकर में एक लवण युक्त जल का घोल ले लिए और एक तरफ अशुद्ध धातु का एनोड ले लिए और दूसरी तरफ शुद्ध धातु का कैथोड ले लिए। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो शुद्ध धातु होता है वह पतले वाले क्षण पर आकर के जमा हो रहा है। तो जो पतले वाले क्षण पर आकर के धातु जमा हो रहा है शुद्ध धातु, तो इसी प्रकार से हम लोग धातु को शुद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मुख्य रूप से आपको यहां से जानने की ज्यादा जरूरत है। कहां से? आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु का एनोड, ध्यान से आप लोग समझ रहे हैं, इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु का एनोड यानी कि जो अशुद्ध धातु है उसका एनोड लेंगे और जो शुद्ध धातु है उसका कैथोड लेंगे और उसके बाद इसको जलीय विलयन में डालेंगे और जलीय विलयन में डालने के बाद जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि मोटा वाला अशुद्ध क्षण जो होता है वह पिघलने लगता है। ठीक है, जो मोटा वाला अशुद्ध क्षण होता है वह पिघलने लगता है और पिघल करके कहां जाता है? तो पिघलने के बाद जो उसमें शुद्ध पदार्थ होता है वह पतले वाले क्षण पर आकर के जमा हो जाता है। ठीक है, जो शुद्ध पदार्थ होता है वह पतले वाले क्षण पर आकर के जमा हो जाता है, जैसा कि यहां पर चित्र में दिखाया गया है। यह वाला मोटा क्षण है और यह वाला पतला क्षण है। जब यह वाला पिघलेगा तो यहां से इसका जो शुद्ध भाग है यहां पर आकर के जमा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो हमेशा आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, यानी कि अब आपके सामने दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नहीं आएगा, अब आपके सामने पूरा आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय का प्रश्न, जिसको कि भी हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। तो चलिए, पहला है कि दो धातुओं का नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि दो धातु यानी सोना और चांदी दो ऐसे धातु हैं जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र अवस्था में सोना और चांदी। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि दो ऐसे धातु कौन कौन से हैं जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सोना हो जाएगा और चांदी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि पारा के एक अयस्क का नाम बताइए। तो पारा का एक अयस्क कौन सा होता है? HgS होता है। अच्छा, HgS का पूरा नाम क्या होता है? जरा आप लोग ने जल्दी से नीचे कमेंट में करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग सही इसका जवाब दे पाते हैं। HgS बिल्कुल आसान है, हम आपको इस चैप्टर में लगभग बहुत बार इसका नाम लिए हैं कि HgS का पूरा नाम क्या होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग करते हैं? तो हम लोग उपयोग करते हैं ऊष्मीय उपचयन विधि के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ऊष्मीय उपचयन विधि के द्वारा। आप लोगों को हम बताए थे कि यदि किसी भी ऑक्साइड से हमको धातु प्राप्त करना है तो उसको गर्म करते हैं, तो इसलिए यहां पर लिखा गया है ऊष्मीय उपचयन विधि के द्वारा। ठीक है, क्या हम लोग करते थे? जैसे मान लिया जाए कि एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग गर्म करते थे। तो यही कह रहा है कि धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग करते हैं? तो ऊष्मीय उपचयन विधि के द्वारा। अब देखिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न है यह आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संक्षारण क्या है। संक्षारण आप लोग जानते होंगे, लोहा में जंग लगता है तो आप लोग बोलते हैं कि लोहा संक्षारित हो रहा है। तो जंग लगना यानी जंग कैसे लगता है? तो नमी युक्त वायु से लगता है। अगर लोहा को कहीं पर छोड़ दीजिए और उस पर पानी पड़ेगा, हवा पड़ेगा, तो वह धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। तो संक्षारण क्या है, इसका परिभाषा हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा कि आपसे पूछ देगा कि संक्षारण या फिर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया है। तो कह रहा है कि यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त वायु से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि जब तक नमी युक्त वायु नहीं मिलेगा तब तक उसमें जंग लगना शुरू नहीं होगा। आप लोग लोहा को अच्छा से पेंट करके कहीं पर रख देते हैं तो उसमें जंग लगता है? नहीं लगता है, जब तक कि उसको खुले में हम लोग ना छोड़ दें। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यदि कोई भी धातु को
को नमी युक्त वायु में छोड़ दें तो वह नमी युक्त वायु से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि संक्षारण कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, संक्षारण होने के लिए क्या क्या शर्त है, यानी कि क्या क्या जरूरी होना चाहिए तब जाकर के संक्षारण होगा? तो सबसे पहला है वायु की उपस्थिति, यानी कि वायु अगर नहीं रहेगा तो संक्षारण नहीं होगा। उसके बाद दूसरा है जल की उपस्थिति, और दोनों को मिला करके हम ऊपर में क्या बताएं? नमी युक्त वायु। नमी मतलब क्या होता है? जल, और युक्त वायु मतलब क्या होता है? मतलब नमी के साथ वायु चाहिए। ठीक है, तो संक्षारण होने के लिए शर्त क्या है? कि वायु की उपस्थिति होना चाहिए, जल की उपस्थिति होना चाहिए, और धातु का क्रियाशील होना चाहिए। कोई ऐसा धातु हम लोग नहीं ले लेंगे जो कि क्रियाशील ही ना हो, जो अभिक्रिया ही ना करता हो। तो जो धातु अभिक्रिया करता है उसी को हम लोग यहां पर रखेंगे। तो तीन शर्त है संक्षारण के लिए। पहला वायु की उपस्थिति, दूसरा जल की उपस्थिति, और तीसरा धातु का क्रियाशील होना। तो यहां तक आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। संक्षारण के बारे में बहुत बार परीक्षा में पूछा भी है और आगे भी पूछेगा, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि गैंग किसे कहते हैं। आप लोग वो वाला गैंग मत समझ जाइएगा कि जो फिल्म में बहुत सारे लोग आकर के किसी को मारते हैं तो उसको बोलते हैं कि गैंग के साथ आया है। तो उसको हम लोग गैंग नहीं बोलते हैं, बल्कि उससे मिलता जुलता चीज है। जैसे अयस्क आता है, यानी कि अयस्क को धरती के अंदर से निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारा अशुद्धि भी आता है। जिस प्रकार से गैंग चलता है तो उसके साथ बहुत सारा आदमी चलता है, उसी प्रकार से जब अयस्क को हम लोग निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारा अशुद्धि भी चलता है, यानी कि अशुद्ध पदार्थ भी होते हैं। जैसे बालू हो गया, मिट्टी हो गया, कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया। तो बस जो अशुद्धि आता है साथ में उसी को हम लोग गैंग बोलते हैं। ठीक है, यानी परिभाषा किस तरह से लिखेंगे कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को ही गैंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को ही गैंग बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला हम लोग समझते हैं कि संक्षारण से बचाव के उपाय को लिखें। आप लोग जानते हैं कि लोहे में जंग लगता है, लोहा संक्षारित होता है, तो इसके बचने का क्या क्या उपाय है? इसके बचने के लिए आप लोग पेंट करते होंगे, लोहा पर ग्रीस लगाते होंगे, लोहा पर मोबिल लगाते होंगे, जस्ता का परत चढ़ाते होंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया जाता है, फिर भी लोहा को संक्षारण से बचाया जा सकता है। आप सभी लोग इस चीज को अपने अपने घर में जरूर किए होंगे। जैसे सभी के घर में लोहे का दरवाजा होता है, लोहे का खिड़की होता है, उसको जंग से बचाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? उसको पेंट कर देते हैं, उस पर ग्रीस लगा देते हैं, उस पर मोबिल लगा देते हैं। तो बस उसी चीज को यहाँ पर लिख देना है। पूछ रहा है कि संक्षारण से बचाव के कौन कौन से उपाय हैं, तो लिखेंगे कि संक्षारण से बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। सबसे पहला पेंट कर दिया जाता है, यानी कि पेंट की सहायता से कोई भी धातु है यदि उसको हम लोग पेंट कर देंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। दूसरा है स्नेहक का प्रयोग करके। स्नेहक कहने का मतलब होता है चिकना पदार्थ, जैसे ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया। ग्रीस और मोबिल के बारे में आप लोग जानते होंगे। उसके बाद तीसरा है जस्ता का परत चढ़ा करके। कोई भी धातु है जो कि जंग से सड़ रहा है, उस पर जंग लग रहा है, तो उसको अच्छे से साफ करके यदि उस पर जस्ता का परत चढ़ा दिया जाए तो उसे जंग से बचाया जा सकता है। उसके बाद चौथा है इलेक्ट्रॉन को बाहर करके। ठीक है, यदि कोई धातु में से हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देंगे तो वह अभिक्रिया ही नहीं करेगा, और जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो उसमें जंग नहीं लगेगा, उसका संक्षारण नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के 4 उपाय हैं जिसके माध्यम से संक्षारण से किसी भी धातु को बचाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला बताए पेंट की सहायता से, दूसरा बताए स्नेहक यानी कि ग्रीस और मोबिल लगा करके, तीसरा बताए जस्ता का परत चढ़ा करके, और चौथा बताए इलेक्ट्रॉन को बाहर कर करके। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी धातु को संक्षारण से बचाने का कौन कौन सा उपाय है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि 24 कैरेट शुद्ध सोने का क्या अर्थ है। जैसे हम बोल रहे हैं कि यह सोना 24 कैरेट का है, तो 24 कैरेट बोलने का क्या मतलब होता है? आप लोग बोलते होंगे कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट। तो 24 कैरेट बोलने का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, इसी के बारे में पूछ रहा है आपसे इस प्रश्न में। तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि 24 कैरेट सोने का अर्थ होता है कि वह 100% शुद्ध सोना है। आप लोग जानते होंगे कि जो 24 कैरेट का सोना होता है वह 100% शुद्ध सोना होता है, लेकिन जब आभूषण तैयार किया जाता है तो सोने में तांबा को मिला दिया जाता है, तब वह जाकर के 22 कैरेट का सोना बनता है। जैसे मान लिया जाए कि 24 कैरेट का हम लोग 24 ग्राम सोना ले लिए, तो उससे आभूषण नहीं बनेगा। जो 24 कैरेट का सोना होता है वह लचीला होता है, हल्का तरल पदार्थ के जैसा होता है, तो उससे कभी भी आभूषण नहीं बन सकता है। उसको कठोर करने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 24 कैरेट शुद्ध सोने का क्या अर्थ है, तो इसका जवाब होगा कि 24 कैरेट सोने का अर्थ होता है कि वह 100% शुद्ध है, अर्थात उसमें और कोई दूसरा धातु मिला हुआ नहीं है। लेकिन
लेकिन जब सोना 22 कैरेट का हो जाएगा इसका मतलब कि 24 ग्राम में 2 ग्राम उसमें तांबा मिला दिया गया है, ठीक है। और जब भी आभूषण बनता है तो 22 कैरेट का ही बनता है, 24 कैरेट का कभी भी आभूषण नहीं बनता है। आप लोग इस चीज को भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज को कह रहा है कि 24 कैरेट सोने का अर्थ होता है कि वह 100% शुद्ध है, अर्थात उसमें और कोई दूसरा धातु मिला हुआ नहीं है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि 18 कैरेट शुद्ध सोने का क्या अर्थ होता है। 24 कैरेट का मतलब तो हम लोग जान गए, अब 18 कैरेट का क्या मतलब होता है इसके बारे में बताइए। तो कह रहा है कि 18 कैरेट शुद्ध सोने का अर्थ होता है कि 24 ग्राम आभूषण में 18 ग्राम सोना एवं 6 ग्राम चांदी या मिला हुआ है या फिर तांबा मिला हुआ है। यानी कि अगर 24 ग्राम हम लोगों को आभूषण बन करके मिला तो उसमें से 18 ग्राम यदि सोना है, 6 ग्राम तांबा है, इसका मतलब कि सोना कितना कैरेट का हुआ, 18 कैरेट का हुआ। यदि 22 ग्राम आभूषण मिलता और 2 ग्राम हमको तांबा मिलता, यानी कि जो सोना है यानी कि जो आभूषण है वह 22 कैरेट का है। तो इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। चलिए यहां पर जो बात हम आपको बताने वाले हैं अब इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से आप लोग समझिए। मिश्र धातु के घटक, यह परीक्षा में बार बार पूछता है कि कौन से मिश्र धातु का कौन कौन सा घटक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला इस्पात के बारे में हम लोग जानते हैं, तो इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है इलोका, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के बहुत सारे ट्रिक अभी हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए। इलोका शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इलोका कहने का मतलब क्या हो गया कि इस्पात, तो इस्पात में कौन कौन सा मिश्र धातु है, तो लो और का। लो कहने का मतलब कि लोहा है 98.5% और का कहने का मतलब कि कार्बन है 1.5%, ध्यान रखिएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में यदि आपको ध्यान रखना है तो इलोका ध्यान रखिए, ई से यानी कि इस्पात का मिश्र धातु पूछ रहा है। लो का मतलब हो गया कि लोहा 98.5% और का मतलब कार्बन 1.5%। तो इसके बारे में आप लोग जान गए। अब उसके बाद दूसरा है स्लोनिक्रोका, ध्यान रखिएगा स्लोनिक्रोका। तो आधा सा कहने का मतलब हो गया स्टेनलेस स्टील। तो अब हम लोग जानेंगे कि स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु कौन कौन होता है। तो देख लीजिए आधा सा के बाद क्या क्या है, लो है, नी है, क्रो है और का है। तो लो कहने का मतलब लोहा हो गया 73%, नी कहने का मतलब निकेल हो गया 8%, उसके बाद क्रो कहने का मतलब क्रोमियम हो गया 18% और उसके बाद का कहने का मतलब कार्बन हो गया 1%। तो बस आप लोग एक शब्द ध्यान रखिए स्लोनिक्रो का, आपको पूरा मिश्र धातु याद हो जाएगा। उसके बाद अगला ट्रिक है पिताजी। अगला ट्रिक क्या है, पिताजी। पी कहने का मतलब कि पीतल का मिश्र धातु कौन कौन सा है, तो पीतल का मिश्र धातु ता है और जी है। ता कहने का मतलब कि तांबा है 80% और जी है 20%। बस आप लोग को सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है मैं, ध्यान रखिएगा मैं कहने का मतलब कि मैग्नीज का मिश्र धातु कौन कौन है, तो मैग्नीज का मिश्र धातु हो जाएगा एल्यूमिनियम 80% और मैं से हो गया मैग्नीशियम 20%। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जैसे पांचवा आप लोग देख लीजिए डरता एता मैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रिक है, जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं सब के सब ट्रिक है, मेरा खुद का बनाया हुआ, आप लोग ध्यान रखिएगा। डरता एता मैं, डरता कहने का मतलब कि ड्यूरेलियम। तो ड्यूरेलियम का मिश्र धातु क्या हो जाएगा, तो ड्यूरेलियम का मिश्र धातु कह रहा है एता, तो ए से एल्युमिनियम हो गया 95%, ता से तांबा हो गया 4% और उसके बाद मैं है, मैं से हो गया मैग्नीशियम 0.5% और मैं से मैग्नीज हो गया 0.5%। तो यहां पर शॉर्ट फॉर्म में हम आपको ट्रिक बताए हैं, आप लोग पूरा जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद छठा है एता, ध्यान रखिएगा एता, ऐसे क्या हो गया एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का क्या क्या मिश्र धातु हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, जिसको पूरा नाम क्या है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, जो कि एक मिश्र धातु है। इसमें कौन कौन सा धातु मिला हुआ है, तो ऐसे एल्युमिनियम हो गया 10% और ता से तांबा हो गया 90%। यानी कि यदि एल्युमिनियम 10% और तांबा 90% को मिला करके जिस धातु का निर्माण होगा उसको हम लोग बोलेंगे एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद कांसा के बारे में आप लोग जानिएगा। कांसा, तो कांसा के बारे में का से हो गया कातारी, जो कि एक मिश्र धातु है। तो का से हो गया कांसा 88% और टी से हो गया टीन 12%। तो इस प्रकार से आप लोग मिश्र धातु ध्यान रख सकते हैं और यदि आपको याद नहीं है तो आपका नंबर माइनस हो जाएगा। तो चलिए जर्मन सिल्वर के बारे में जानते हैं। तो जर्मन सिल्वर के मिश्र धातु के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 20% और निकेल होता है 20%। और सिंपल सा शब्द है
कुजननी, कुजननी, आप लोग ध्यान रखिएगा, कुजननी। अगर कुजननी शब्द ध्यान रखते हैं तो कु से यानी कॉपर हो गया 60%, जन से जिंक हो गया 20% और नी से निकेल हो गया 20%। उसी प्रकार से यदि सोल्डर के बारे में पूछ दिया जाए कि सोल्डर का मिश्र धातु कौन कौन है, तो सोलेटी आप लोग ध्यान रखिएगा, सोलेटी। सो से क्या हो गया, सोल्डर का मिश्र धातु पूछ रहा है। ले से क्या हो गया, लेड, यानी कि सीसा कितना है 50%, और टी से टीन कितना है 50%। यानी कि यदि मिश्र धातु बनाना है तो उसमें 50-50% लेड और टीन मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग मिश्र धातु याद रख सकते हैं, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जितने सारे भी ट्रिक हम आपको बताए हैं, एक एक ट्रिक को अपने दिमाग में जरूर बिठा लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि आघातवर्ध एवं तन्य कहने का अर्थ क्या होता है। और इसके बारे में हम आपको सबसे पहले क्लास में ही या फिर दूसरे क्लास में बताए थे कि आघातवर्ध कहने का मतलब होता है कि पीट करके पतला चादर बनाया जा सके, और तन्य कहने का मतलब होता है कि लंबा खींचा जा सके, यानी कि लंबा तार बनाया जा सके। तो आघातवर्ध और तन्य कहने का मतलब आप लोग जानते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा करके क्यों रखा जाता है। सोडियम जिसका संकेत क्या होता है, जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, इसे भी आप लोग जल्दी से कमेंट में करके बताइए, तब हम जानेंगे कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो करके क्यों रखा जाता है। हम आपको बताए थे कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो करके इसलिए रखते हैं क्योंकि यह सामान्य ताप क्रिया करके आग के रूप में हो जाता है। यानी कि जो सोडियम होता है अधिक क्रियाशील धातु होता है, इसलिए यह बाहर में जब रहता है तो जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसलिए इसको किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है ताकि यह आग न पकड़े। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न आप लोग जान गए होंगे कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा करके क्यों रखा जाता है। तो यह छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है, इसलिए हम सोचे कि आज का जो यह अंतिम क्लास है इसमें हम आपको कुछ वैसे प्रश्न बताएं जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, आपके किताब में रहे या न रहे फिर भी आपको बताना हमारा फर्ज बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी अभिक्रिया को लिखें। इस प्रकार के प्रश्न भी हमेशा 2 नंबर के पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या प्रश्न कहेगा कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा। तो देखिए रिएक्शन में Zn प्लस FeSO4 कर दिए, यानी कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाल दिए तो क्या हो गया, यहाँ Fe को यह विस्थापित कर दिया और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया। जिंक को आयरन सल्फेट में मिलाए तो जिंक सल्फेट बना लिया और लोहा को बाहर विस्थापित कर दिया। तो इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि जिंक आयरन सल्फेट में आयरन को विस्थापित कर देता है। एक लाइन में बस आपको जवाब देना है। अब चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसको आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है कि यदि आपको एक हथौड़ी दे दिया जाए, आपको एक बैटरी दे दिया जाए, एक बल्ब दे दिया जाए, एक तार दे दिया जाए और एक स्विच दे दिया जाए। जैसे हम आपका ही एग्जांपल लेते हैं, आप लोग मान लीजिए कि हमें कोई एक हथौड़ी दे रहा है, कोई बैटरी दे रहा है, कोई बल्ब दे रहा है, कोई तार दे रहा है और एक स्विच दे रहा है, और इसका उपयोग करके कह रहा है कि धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपको 2 टुकड़ा दे दिया गया, एक धातु का टुकड़ा दे दिया गया और दूसरा अधातु का टुकड़ा दे दिया गया, और ऊपर से आपको हथौड़ी, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दे दिया गया, और आपको बोला जा रहा है कि यह हथौड़ी, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच का उपयोग करके आपको यह बताना है कि कौन धातु है और कौन अधातु है। आप लोग बता देंगे कि नहीं बताएंगे? बिल्कुल सिंपल है, आप लोग जरूर बता देंगे। कैसे बता देंगे इसके बारे में भी आप लोग यहां पर जरा सुन लीजिए। कह रहा है कि दिए गए उपकरण को चित्रानुसार सजा दिया जाता है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग सजा देंगे, यहाँ पर बल्ब लगा देंगे, यहाँ पर स्विच लगा देंगे, यहाँ पर बैटरी लगा देंगे, इस प्रकार से हमको सजा देना है। इसके बाद क्या कह रहा है कि जिन पदार्थों से बल्ब जलता है, जैसे मान लिया जाए कि बीच में हम लोग धातु का प्लेट लगा दिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि धातु विद्युत का सुचालक होता है। तो यदि बैटरी और बल्ब को जोड़ने पर बीच में यदि हम लोग धातु को रख रहे हैं और बल्ब जल रहा है, इसका मतलब कि वह धातु है, लेकिन अधातु से तो बल्ब नहीं जलता है। तो इसी चीज को लिख रहा है कि जिन पदार्थों से बल्ब जलता है वह धातु के श्रेणी में होता है, और जिन पदार्थों से बल्ब नहीं जलता है वह अधातु के श्रेणी में होता है। इतना तो आप लोग समझ गए।
और इस प्रक्रिया को एक और तरीके से हम लोग को पहचाना जा सकता है। कैसे? अगर आपको बल्ब नहीं दिया जाए, बैटरी नहीं दिया जाए, सिर्फ एक हथौड़ी दे दिया जाए, तो कैसे आप लोग पहचान करेंगे कि धातु है कि अधातु है? तो इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। आप लोगों को हम क्या बताए थे कि अगर धातु पर हथौड़ी से चोट पहुंचाएंगे तो टन या झन की आवाज आती है, यानी कि एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है। तो हम लोग दोनों को पीट करके देखेंगे, धातु को भी पीटेंगे और अधातु को भी पीटेंगे, और जिससे टन और झन की आवाज हो रही है वह धातु हो जाएगा, और जिससे टन और झन की आवाज नहीं हो रही है वह अधातु हो जाएगा। तो यहां पर हम इस बात को भी लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रक्रिया को करने के बाद धातुओं के साथ एक छोटी सी प्रक्रिया और की जा सकती है। सभी को हथौड़ी के माध्यम से चोट पहुंचाया जाता है। तो जिस पदार्थ से टन या झन की आवाज होती है उसे धातु की श्रेणी में रखते हैं, और जिस पदार्थ से भद-भद की आवाज होती है उसे हम लोग अधातु की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि टन और झन का आवाज हो रहा है तो वह धातु होगा, लेकिन टन और झन का आवाज नहीं हो रहा है तो वह अधातु हो जाएगा। तो इस प्रयोग को तो आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, दो उभयधर्मी ऑक्साइड को लिखें। सारे प्रश्न हम आपको ऊपर में बता चुके हैं, लेकिन यह सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए दोबारा से हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो वैसे धातु के ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होती है उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि जिसकी प्रकृति अम्लीय है और जिसकी प्रकृति क्षारीय है, यानी जिसमें अम्ल का भी गुण है और क्षार का भी गुण है, तो उससे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, इसमें अम्ल का भी गुण होता है और क्षार का भी गुण होता है, इसलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत रखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए दो तरीका तो बहुत आसान है। सबसे पहला है यस्त लेपन, यानी कि यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें कम क्रियाशील धातु पर ज्यादा क्रियाशील धातु का परत चढ़ा दिया जाता है। जैसे जो कम क्रियाशील है उस पर ज्यादा क्रियाशील धातु का परत चढ़ा देते हैं, या फिर लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ा देते हैं, और दूसरा हो गया कि पेंट चढ़ा देते हैं, यानी कि पेंट कर देते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। या फिर और लिख सकते हैं कि ग्रीस लगा देते हैं, मोबिल लगा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है। ध्यान से आप लोग समझिए, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो इसका जवाब होगा कि ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अधातु अम्लीय या फिर उदासीन ऑक्साइड बनाती है। जैसे यहां पर पहला एग्जाम्पल है C+O2। कार्बन क्या है? एक अधातु है, और अधातु को हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो CO2 बनेगा जिसकी प्रकृति अम्लीय होगी, लेकिन C+O2 से क्या बनेगा? CO बन जाएगा जिसकी प्रकृति उदासीन होगी, C+O हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो C+O से CO हो जाएगा जिसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। यानी कहने का मतलब कि ऑक्सीजन के साथ संयोग कर करके अधातु या तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे या फिर क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लड़की लोग बहुत ज्यादा आभूषण पहनते हैं, या फिर लेडीज लोग हम बोल सकते हैं, लेकिन उनको क्या पता है कि आभूषण हमेशा सोना, चांदी, प्लेटिनम के ही क्यों बनाए जाते हैं? इसके बारे में कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। आखिर पीतल का आभूषण क्यों नहीं बनता है, कांसा का आभूषण क्यों नहीं बनता है, सोना का ही क्यों बनता है, चांदी का ही क्यों बनता है, प्लेटिनम का ही क्यों बनता है? तो आप लोग बोलेंगे कि सर यह बहुत ज़्यादा महंगा होता है इसलिए इसका आभूषण बनाया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल गलत बात है। तो महंगा है इसलिए आभूषण नहीं कोई पहनता है, बल्कि हमारा सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाए इसके लिए आभूषण को पहना जाता है। तो सुंदरता ज़्यादा कैसे बढ़ेगा? सुंदरता इसलिए बढ़ेगा कि कोई हम लोग चमकीला पदार्थ पहन लेंगे, जैसे सोना पहन लिए तो सोना चमकता है इसलिए हम उसको आभूषण बना करके पहन लेते हैं। तो प्रश्न में यही पूछ रहा है कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि निम्नलिखित कारणों के कारण इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है यह मंद क्रियाशील होता है, यानी कि यह जल्दी क्रियाशील नहीं करता है, यह ज्यादा क्रियाशील नहीं करता है, यह मंद क्रियाशील होता है। दूसरा, इसमें बहुत तेज चमक होती है, यानी चमकता है ज्यादा, इस वजह से भी इसका आभूषण बनाया जाता है। इसके बाद इसके संक्षारण की क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, यानी कि यह बहुत धीरे धीरे संक्षारित होता है। ऐसा नहीं है कि आज 1 ग्राम सोना का आभूषण बनाए और 4 साल के बाद वह आधा ग्राम का हो जाएगा। इसमें संक्षारण बहुत धीरे धीरे होता है।
और चौथा क्या हो जाएगा कि जब यह बहुत पुराना हो जाता है इसके बाद भी इसमें चमक बरकरार रहता है। तो यही 3-4 कारण है जिसके वजह से लोग सोना, चांदी, प्लेटिनम का आभूषण पहनते हैं, न कि पीतल का पहनते हैं, कांसा का पहनते हैं, क्योंकि कांसा चमकीला होता है नहीं होता है, पीतल भी ज़्यादा चमकीला नहीं होता है। लेकिन आजकल लोग रोल्ड गोल्ड का बनाते हैं, पीतल का बना देते हैं और उस पर सोना का पानी चढ़ा देते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं सोना का पानी तो चढ़ाया गया उस पर, यानी कि उसको चमकीला बनाया गया, क्योंकि जब तक चमकीला नहीं रहता तब तक उसको लोग खरीदते नहीं, उसको पहनते नहीं। इसलिए आप लोग अब समझ गए होंगे कि सोना का, चांदी का, प्लेटिनम का आभूषण क्यों बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित करके क्यों रखा जाता है। तो इसके बारे में तो हम ऊपर में ही आपको बता दिए कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम अधिक क्रियाशील होने के कारण एक सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण यह जलने लगता है। अगर सोडियम को बाहर में रख देंगे, पोटेशियम को बाहर में रख देंगे, तो यह क्या करेगा कि इसमें आग पकड़ लेगा, ठीक है, यह जलना शुरू हो जाता है। और इसी चीज से बचाने के लिए इसको क्या किया जाता है कि तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है, तेल में डुबा करके रखा जाता है ताकि यह जले नहीं, यह आग ना पकड़ ले। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस पीछे सारे भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, पहले क्लास में, दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास में। तो यदि आप लोग पूरा चैप्टर देखे हैं तो यह सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से भी बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। यानी कि एल्युमिनियम के बारे में बोल रहा है कि एल्युमिनियम तो बहुत ज़्यादा विक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है। जैसे कढ़ाई हो जाता है, कुकर हो जाता है, सभी के सभी एल्युमिनियम का बना होता है, तो क्यों किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि एल्युमिनियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड नामक एक परत बना लेता है जो एल्युमिनियम धातु को संक्षारित होने से रोकता है। यानी कि जैसे हम एल्युमिनियम के बर्तन पर पानी डालते हैं, यानी जब एल्युमिनियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ऊपर में एक पतला लेयर बना लेता है। किस चीज का लेयर बना लेता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, ताकि संक्षारित न हो, यानी कि यह धीरे धीरे गले नहीं, ठीक है। और यही कारण है कि एल्युमिनियम धातु का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका जवाब भी बहुत ज्यादा आसान है। यदि आप लोग एक नजर में ध्यान रखते हैं तो आपको पूरे जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। बस आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद करना है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि सबसे अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है कि एक महिला अपने आभूषण को एक सुनार के यहाँ साफ करने के लिए देती है। उसका आभूषण गंदा हो गया था, इसलिए वह सुनार के पास जाती है कि हमारे आभूषण को थोड़ा साफ कर दीजिए। वह एक विशेष प्रकार के विलयन में उस आभूषण को डाल देता है, यानी कि एक लिक्विड जैसा कोई विलयन है, उसमें उस आभूषण को डाल देता है और बस थोड़ी देर के बाद ही निकालता है। तो वह जो आभूषण जो गंदा हुआ था वह नए की तरह चमकना शुरू हो जाता है। चमकने तो लगता है लेकिन उसका वजन बहुत कम हो जाता है, और जब वजन कम हो जाता है तो वह महिला दुखी हो जाती है, ठीक है। तो आपको एक जासूस की तरह बताना है, यानी आपको यहाँ पर जासूसी करना है और जासूसी करके बताना है कि बताइए कि वह कौन सा विलयन था जिसमें आभूषण को डाला तो चमकने लगा और उसका वजन कम हो गया। वह कौन सा विलयन था, तो हम आपको बता चुके हैं कि वह एक्वा रेजिया रहता है। क्या रहता है, एक्वा रेजिया, जिसको अम्ल राज भी बोला जाता है। अम्ल राज, जैसे जंगल का राज शेर होता है, ठीक है, राजा होता है, उसी प्रकार से अम्ल का राजा कौन है, अम्ल राज है। ध्यान रखिएगा, अम्ल राज, जिसको एक्वा रेजिया बोलते हैं। और यह एक्वा रेजिया में क्या होता है, तो HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड दोनों का मिश्रण होता है। HCl 3 अनुपात में होता है और नाइट्रिक एसिड 1 अनुपात में होता है, यानी कि 3:1 का मिश्रण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न तो आपको पहले से ही मालूम होगा, इसका जवाब आप लोग तुरंत बता दिए होंगे। अब चलिए इसके बाद कह रहा है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं होता है, ऐसा क्यों। तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि तांबा मंद क्रियाशील होने के कारण यह जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि लोहा गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए गर्म जल का जो टंकी होता है वह एल्युमिनियम का बना होता है, न कि लोहे का बना होता है। तो सबसे आखिरी प्रश्न आपका यही था, इसके बाद आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है।
तो यहाँ तक हम आपको सारे प्रश्न बता दिए। अब इस चैप्टर से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटा और हम उम्मीद करते हैं कि अब यदि आपके परीक्षा में इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा तो इसका जवाब भी आप लोग बड़े आराम से बता देंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यदि जब दिक्कत नहीं होना चाहिए तो आप लोगों को एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में और अगले क्लास में इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।